हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा तो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स इंडिया में जताए जा रहे हैं। अलग अलग पार्टों में अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल्स कह सकते हैं कि कॉजेज इरप्ट हो रहे हैं। खासकर हम हिमालयन जोन की बात करेंगे तो कहीं पे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, कहीं पे फ्लडिंग देखने को मिल रहा है, कहीं पे जो कह सकते हैं कि जो जोन है वो पूरी तरीके से सबडक्ट होते जा रहा है। तो आखिर इंडिया का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो बेसिकली क्या है कि एक इस तरीके का प्रोसेस है जो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, उसमें उसको एसेस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो आखिर इंडिया का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो किस तरीके का है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, आखिर इसमें क्या फ्लॉज हैं और क्या हिमालयन जोन के लिए जो इतना इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फ्रेगाइल जोन है, क्या उसके लिए अलग से कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, या फिर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल जोन अगर हम देखते हैं, चाहे वो कोस्टल जोन हो, चाहे हिमालयन जोन हो, चाहे प्लेन के जोन हो, क्या एक ही स्ट्रेटा के EIA फॉलो होते हैं या अलग अलग कोई नोटिफिकेशन है, क्या फ्लॉज हैं, कैसे यह स्टार्ट हुआ EIA इंडिया में और क्या किया जा सकता है। सो इस सेशन में हम इन पर्टिकुलर जितने भी सवाल हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, रिसेंट पास्ट में बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं, स्पेशली इन द जोन ऑफ हिमालयाज। जो हिमालय का जोन है इंडिया में, उस एरियाज में काफी ज्यादा फ्रेगाइल कंडीशंस देखने को मिले हैं। बहुत जगह जो डैम्स है वो ब्रीच हो रहे हैं, कहीं पे फ्लडिंग्स हो रहे हैं, कहीं पे सबडक्शन हो रहा है। तो ये बात आती है कि इतना फ्रेगाइल जोन में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो आखिर क्या इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या इस इतने बड़े इकोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट्स जोन कह सकते हैं कि इंडिया क्या है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फ्रेगाइल जोन है, सेस्मिक एक्टिव जोन है, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं यहाँ पे, खासकर क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे असर देखा जा रहा है, आइस मेल्ट्स हो रहे हैं। तो क्या इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा EIA प्रोजेक्ट जो है हिमालयन जोन के लिए रखा है। तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि रिसेंट में जो तीस्ता डैम ब्रिज हुआ है और जिससे कि सिक्किम में काफी ज्यादा फ्लडिंग्स हुई हैं, जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं इन हिमाचल प्रदेश, इवन इन उत्तराखंड के जोन में आपने देखा होगा जोशीमठ का केस, आर ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द हैवॉक ऑफ इंडियाज डेवलपमेंटल मॉडल इज ब्रेकिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्पेशली इन द माउंटेनियस जोन। हालांकि इसका इंपैक्ट जो है, जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनका हर जगह इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका एक जो हैवॉक क्रिएट हुआ है खासकर हिमालयन जोन में, वह कहीं ना कहीं इसका यह एक साइन दे रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो डेवलपमेंटल मॉडल इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उनका प्रॉपर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया जा रहा है, विच क्रिएट्स अ हैवॉक लाइक कंडीशन इन द इकोलॉजिकल फ्रेगाइल जोन स्पेशली इन हिमालय। वेस्टर्न घाट्स में भी ऑलमोस्ट कंडीशन है, वैसे कोस्टल रीजन्स में भी है, चाहे आपके आइलैंड जो है वहां पे भी है, लेकिन हिमालय जो जोन है वह कह सकते हैं कि सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक्टिव है, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और रिसेंट पास्ट में देखा गया कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंटल चीजें चेंजेज आई हैं और फ्लडिंग्स आए हैं, डैम ब्रीच हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सबडक्शन हो रहे हैं। तो इस पे अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो डेवलपमेंटल मॉडल है क्या वह प्रॉपर रूप से एसेस किया जा रहा है। Therefore, it is imperative to assess the worthiness of any significant human endeavor in terms of its impact on the environment. So अब यह एकदम बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो गया है कि कोई भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, कोई भी ह्यूमन इंडेवर है, उसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए in terms of its impact on the environment, then only वह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर बहुत सरल शब्दों में इसे हम समझे तो ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट किसी एरिया में लॉन्च होने वाला रहता है तो उस प्रोजेक्ट का क्या क्या उस पर इंपैक्ट हो सकता है, उस जोन में उसके इकोलॉजी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसके इन्वायरमेंटल आउटकम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग से लेके मॉनिटरिंग तक
का जो एक प्रोसेस है वो प्रॉपर जब हम एसेस करते हैं फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, तब हम कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट का क्या क्या बेसिकली इंपैक्ट हो सकता है ऑन एनी पर्टिकुलर जोन। तो बेसिकली क्या है, दिस इज अ प्रोसेस डिफाइंड बाय यूएनईपी एज ए टूल टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज इंप्लीमेंटेड। कि कोई भी प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो उससे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है कि आखिर यह प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जोन में जो सोसाइटी रह रही होगी उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है जब हम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक बेनिफिट हम देखते हैं, लेकिन उससे इकोनॉमिक लॉसेस क्या हो सकती है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इनडायरेक्टली आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रही है। सो बेसिकली क्या है, इसे स्टडी किया जाता है बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट दिस टूल कंपेयर्स वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स, प्रिडिक्ट एंड एनालाइज ऑल पॉसिबल एनवायरमेंटल रिपरकशन इन वेरियस सिनारियो। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट सपोज ए है और कोई प्रोजेक्ट बी है और किसी प्लेस जैसे हिमालयन जोन में ही अगर इसे इंप्लीमेंट करना है तो दोनों को स्टडी किया जाएगा कि आखिर सबसे कम कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे कम कह सकते हैं इंपैक्ट करेगा एनवायरनमेंट को इन द नेगेटिव सेंस। तो उसके पहले अल्टरनेटिव्स तैयार किए जाते हैं। अगर सपोज कर लीजिए जो ए प्रोजेक्ट है वह इस हिमालयन जोन में 10% निगेटिव इंपैक्ट करेगा एनवायरनमेंट को और जो बी है वो ओनली 7% करेगा। तो अल्टरनेटिव्स में देखा जाएगा कि सबसे कम आखिर एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कौन कर रहा है, फिर उसके अल्टरनेटिव्स बताए जाएंगे, प्रिडिक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि जितने भी पॉसिबल एनवायरमेंटल रिपरकशन हो सकते हैं डिफरेंट सिनारियो में उसे पहले स्टडी किया जाएगा, देन ओनली उसे इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। द EIA also help decide appropriate mitigation strategy। और अगर उसके निगेटिव इंपैक्ट्स हैं तो उसके क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हो सकते हैं, कैसे उससे निपटा जा सकता है या फिर उसके रिपरकशंस को कैसे कम किया जाता है, यह पूरा स्टडी किया जाता है इन दिस डोमेन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स आपको कि आखिर कैसे यह असेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है कि आप उसके एनवायरमेंटल रिपरकशंस को छुपाए ना, उसे बाहर निकाले ताकि जो एक्सपर्ट्स है अपना कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सके, कोई रेमेडी बता सके। सर्टेनिटी, आखिर कितना प्रोजेक्ट ये सर्टेनिटी है कि यह इतना ही इंपैक्ट करेगा ही करेगा। पार्टिसिपेशन, कि आप जिस जोन में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, वहां की लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज जो लोकल रेसिडेंट्स है वो ज्यादा वहां के एनवायरनमेंट को समझते होंगे। प्रैक्टिबिलिटी, या कोई भी प्रोजेक्ट कितना प्रैक्टिकल है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली क्या है, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे ही प्रोजेक्ट को एसेस किया जाता है कि कितना प्रोजेक्ट जो है, जो भी प्रोपोनेंट उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा होगा उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होगी, वहां के लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देना होगा ताकि वहां का लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके कि इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इससे कैसे रेमेडी निकाला जा सकता है। तो बेसिकली इन ग्राउंड्स पे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन करने से पहले ही स्क्रीनिंग के टाइम में इसे एसेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ EIA मैकेनिज्म इन इंडिया, कि आखिर इंडिया में जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों 2020 का जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट था उसे क्यों खत्म कर दिया गया, उसमें क्या फ्लॉज थे और आगे क्या किया जा सकता है। तो अगर हम पहले बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया में जो इसका एक प्रिकर्सर था एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, वो बिगिन होता है इन 1976-77, जब प्लानिंग कमीशन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जब रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इस दौरान स्टार्ट होते हैं, देन प्लानिंग कमीशन डायरेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एसेस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यह फर्स्ट टाइम होता है जब इस दौरान बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। देन प्लानिंग कमीशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोजेक्ट को एसेस करने की जिम्मेदारी देती है। बट इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड फॉर ऑल दोज प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। बाद में
अभी तक ये सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बट लेटर ऑन इसका दायरा बढ़ा दिया जाता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस देन वाज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एट दैट टाइम इसको बहुत हाई लेवल पे एसेस नहीं किया जाता था, बस एक क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल जाए ताकि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाए। एक्चुअल में इन्वायरमेंट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, ऐसा कोई उस समय असेसमेंट नहीं होता था। फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन की हम बात करें, अगर इंडिया में सबसे फर्स्ट जो EIA नोटिफिकेशन आया वो आया 27 जनवरी 1994 को, जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोमलगेटेड फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन, कि 1994 में फाइनली आके फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ने प्रोमलगेट किया। इट मेड environmental clearance EC mandatory for setting up some specified new projects and also for the expansion or modernization of some specific activities। और यह फर्स्ट टाइम 1994 में हुआ कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो नया प्रोजेक्ट है जिसका एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, या कहीं पे अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है या रिवर्स जो फ्लो है उसको चेंज करने की जरूरत है, कोर्स को चेंज करने की जरूरत है, तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आता है जिसका कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर उसका रिलेशन हो तो उसको पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंशन की बात की जा रही है, देन ऑल्सो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है। अब बात करते हैं EIA नोटिफिकेशन 2006। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था 1994 में, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, फाइनली उसे EIA नोटिफिकेशन 2006 से रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ 2006 नोटिफिकेशन वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। कि अब जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हुआ, जो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे रही थी बिफोर 2006, बाद में जब यह नोटिफिकेशन आता है 2006 का, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। यहां पे अब स्टेट्स को भी पावर दिया जाता है कि आप भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे सकते हैं, कि स्टेट खुद एसेस करेगा कि उसके एरियाज में, जो स्टेट के एरिया में कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाला है या एक्सपेंशन होने वाला है, उसका क्या क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है। बिकॉज स्टेट नो बेटर, जो उसके लोकल एरियाज हो सकते हैं उसका जानकारी उसे अधिक होगा। दैट्स वाई इस जो पावर है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने का, उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया बाय 2006 नोटिफिकेशन। The state government were also given power to issue environmental clearance in certain cases. The 2006 notification has also been amended in the name of fine tuning with process several times। और इस तरीके से अब स्टेट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए environmental clearance देना स्टार्ट कर दिए। The EIA 2006 notification lays down the procedure as well as institutional setup to give environmental clearance for the projects that need such clearance as per their notification। और इसमें प्रोसीजर भी क्लियर किया गया कि आखिर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने में। ओनली प्रोजेक्ट्स enumerated in schedule attached to the notification require prior EC, कि वैसे प्रोजेक्ट्स जो इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल्स में अटैच्ड है, सच एज माइनिंग, रिवर शिफ्टिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, वैसे ही प्रोजेक्ट्स को प्रायर EC का जरूरत है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जरूरत है, जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ने वाला होगा। अब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020, आखिर यह क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इसमें क्या फ्लॉज थे। अगेन मिनिस्ट्री ने फ्लोटेड किया एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इन 2020 फॉर पब्लिक कमेंट्स। द ड्राफ्ट फेस्ड बैकलैश एंड वाज क्रिटिसाइज्ड एज इट वाज परसीव्ड टू बी प्रो इंडस्ट्री एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोलॉजिकल कंसर्न्स। कि जब इसे पब्लिक, बेसिकली क्या है कि पब्लिक के लिए ये कमेंट के लिए कि पब्लिक इस पे क्या अपना सजेशन देती है, तो इसमें बहुत सारे इसमें फ्लॉज निकल के आए और इसे बताया गया कि यह प्रो इंडस्ट्री है और इसमें इकोलॉजिकल जो कंसर्न्स है उससे कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है कहीं ना कहीं। और उसी का परिणाम है कि अब आप देख ले सकते हैं कि कुछ रिसेंट पास्ट में देख लीजिए कि खासकर हिमालयन जोन में बहुत ऐसे इन्वायरमेंटल कह सकते हैं डिजास्टर हुए हैं जिसका काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो कह सकते हैं कि वाटर रिजर्व्स है वो ड्राई हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लडिंग्स हो रहे हैं, डैम ब्रीच हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो 2020 का जो नोटिफिकेशन था
पब्लिक के अकॉर्डिंग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यह प्रो इंडस्ट्री था। मतलब इंडस्ट्री को बहुत सारे लिबरलाइजेशन दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो उसके निगेटिव इंपैक्ट हो सकते थे इस इकोलॉजिकल कंसर्न्स को लेके उसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। दैट्स व्हाई यह नोटिफिकेशन वहीं पे खत्म हो गया था। अब बात करते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इंडियाज EIA नोटिफिकेशन, कि इंडिया का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो पहला प्रॉब्लम था कि थ्रेशोल्ड लिमिट रिक्वायर्ड आर सेम अक्रॉस द कंट्री। कि सबसे पहले बात अगर आप स्टडी करें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हिमालयन जोन में अगर सपोज एग्जांपल में हिमालयन जोन में कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, डैम बनाना है, तो हिमालयन जोन का जो इकोलॉजिकल फ्रैगिलिटी है वो अलग है। प्लेन जोन का, इंडियन प्लेन जोन का जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रैगाइल है उसका अलग एक अपना सिनारियो है, वेस्टर्न घाट्स का अलग सिनारियो है, आइलैंड्स का एक अलग सिनारियो है। लेकिन जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सबके लिए इक्वल है। जब इकोलॉजिकल फ्रैगिलिटी अलग अलग है तो थ्रेशोल्ड लिमिट सबके लिए सेम कैसे रह सकता है? कि हिमालय के लिए भी आप वही कंसीडर कर रहे हो, कोस्टल जोन्स के लिए वही कंसीडर कर रहे हो, आइलैंड्स के लिए वही कंसीडर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कि सबका इकोलॉजिकल जो कह सकते हैं ये जो बैलेंस है वो अलग अलग है, अलग अलग। हिमालय काफी ज्यादा फ्रैगाइल जोन है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए वह अलग होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर ज्योग्राफिकल जोन्स। So this notification has categorized projects under the various heads such as mining, extraction of natural resource and power generation, physical infrastructures. Unfortunately, the threshold limit beyond which EIA is warranted for all those projects is same across the country. कि जो threshold limits था कि कहीं किसी एरिया में माइनिंग हो रहा है, कहीं पे नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे हाइड्रो पावर का जनरेशन हो रहा है, लेकिन अगर हिमालय में हो रहा है तब भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही है जितना कि वेस्टर्न घाट्स में है, जितना कि प्लेन जोन में है। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल फ्रैगिलिटी। नो एम्फेसाइसिस ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। और साथ ही साथ जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट था हर एक इकोलॉजिकल जोन के लिए सेम था, और हिमालयन जोन के लिए जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फ्रैगाइल जोन है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट उसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है, कह सकते हैं कि अर्थ को एक प्रोन जोन है, साथ ही साथ आइस मेल्ट्स हो रहे हैं, मॉनसूनल इंपैक्ट उस पर आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसके लिए एक अलग एम्फेसाइजेस देने का जरूरत है, इसके लिए एक अलग थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करने का जरूरत है। सो इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में हिमालयन जोन के लिए कोई भी स्पेशल एम्फेसाइसिस नहीं दिया गया, despite all level of government being actually aware of the special need of IHR, Indian Himalayan region's vulnerabilities and fragility have not been considered separately. Even the 2020 notification which was floated for public discussion does not treat the IHR differently than rest of the country and is not cognizant of the special development need of IHR. कि सबसे पहले बात आती है कि यह सबके लिए सेम जो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड रखा गया, हिमालयन जो जोन है उसके लिए कहीं भी स्पेशल कंसिडरेशन नहीं किया गया फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, चाहे वो जोशीमठ का केस हो, चाहे अभी सिक्किम में जो तीस्ता डैम का ब्रीच हुआ है, या हिमाचल में जो अभी रिसेंट में फ्लड्स आए हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस का ही सबसे बड़ा इंपैक्ट है। फैक्टर्स एलिंग द इंडियाज EIA मैकेनिज्म। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम बात कर सकते हैं कि यह क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। तो पहला है कि फ्लॉड ग्रेडेड अप्रोच ऑफ EIA नोटिफिकेशन 2006। द इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम यूजेज अ ग्रेडेड अप्रोच, अ डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। वन अनफॉर्चुनेट मिस फ्रॉम द ग्रेडेड अप्रोच फॉर डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट हैज बीन द IHR। कि सबसे पहले जो आप ग्रेडेड अप्रोच आपने ऑप्ट किया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, IHR में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कोई ग्रेडिंग नहीं दिया गया, वो सिंपली जितने भी अदर पॉइंट ज्योग्राफिकल एरियाज थे उसके अकॉर्डिंग यहां भी कंसीडर किया गया। नेक्स्ट, नो रेगुलेटर एट नेशनल लेवल, कि यहां पे कोई रेगुलेटर नहीं है नेशनल लेवल पे, सबसे बड़ा यहां पे फ्लॉ है। देयर इज नो रेगुलेटर एट नेशनल लेवल एज सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2011 इन लाफार्ज यूमाम माइनिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए एक रेगुलेटर होना जरूरी है। और वो 2011 का एक केस था लाफार्ज इमाम माइनिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट भी किया था। अदर जो फ्लॉज है, डज नॉट कंसीडर क्यूमुलेटिव इंपैक्ट, कि अगेन जो भी प्रोसेस होते हैं नाउ डज नॉट एडिक्वेटली कंसीडर क्यूमुलेटिव इंपैक्ट एज फार एज द इंपैक्ट कॉज्ड बाय सेवरल प्रोजेक्ट्स इन एरिया आर कंसर्न्ड, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो प्रोपोनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट को कह सकते हैं रन करने वाले होते हैं, उसका एक्चुअल में क्या, वो अपने प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना उनका माइंड सेटअप रहता है, तो एक्चुअल में क्या क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। साथ ही साथ बॉक्स टिकिंग अप्रोच है, यहां पे सबसे बड़ा ये फ्लॉज यही है कि EIA इज डन इन ए बॉक्स टिकिंग अप्रोच मैनर एज अ मेरी फॉर्मेलिटी। बेसिकली क्या कह रहा है, दैट नीड्स टू बी डन फॉर EC बिफोर प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड। तो बेसिकली क्या है, बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही यहां पे असेस किया जाता है। कोई एक्चुअल में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उस लेवल से नहीं किया जाता कि सच में यह जो जोन है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेगाइल जोन है और इस प्रोजेक्ट का काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि एक बॉक्स टिकिंग अप्रोच है कि बस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाए। और यहां भी बहुत सारे करप्शन है, इजीली मिल भी जाते हैं प्रोजेक्ट्स को, बाद में जब उसका नेगेटिव इंपैक्ट सामने आता है तो गवर्नमेंट को अप्रोच लेना पड़ता है। अब वे फॉरवर्ड आखिर क्या किया जा सकता है, अगर इतने प्रॉब्लम्स है तो क्या करने का अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए कि प्लेस द IHR वल्नरेबिलिटी एंड फ्रैगिलिटी एट द सेंटर ऑफ EIA, कि जो हमारा इंडियन हिमालयन रीजन है, जैसा कि जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वल्नरेबल और फ्रैगाइल जोन है, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिसाइड होने चाहिए, उसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टूल्स होना चाहिए, अलग से उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की, और अलग से उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होना जरूरी है। देन ओनली हिमालय, जो कि टाइम्स लगातार कह सकते हैं कि इन क्लाइमेट चेंज के वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से काफी ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, देन ओनली वहां पे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और जो इतने इन्वायरमेंटल कह सकते हैं जो अभी निगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके रेमेडीज तैयार हो सकते हैं। एड्रेस द स्पेशल नीड ऑफ IHR, कि IHR के लिए स्पेशल नीड्स की जरूरत है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए लाइबिलिटी क्लॉज फॉर प्रोजेक्ट्स इन IHR, कि एक लाइबिलिटी क्लॉज भी होना चाहिए हिमालय रीजन में, कि जो भी प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स है, जो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है, उन पर लाइबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉपर एसेस करें बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि स्क्रीनिंग कीजिए। जब आप प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट करने रेडी करते हैं, स्क्रीनिंग के टाइम में ही आप पूरा एसेस कर लीजिए कि उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। और अगर ऐसा बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, तो यह प्रोपोनेंट की लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पे एक लाइबिलिटी क्लॉज होना जरूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ हिमालयन जोन की ही बात नहीं है, कि इंडिया में जितने भी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेगाइल जोन है, उनका असेसमेंट करके, उनकी स्टडी करके अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पे डिसाइड करना जरूरी है। कि जैसे हम बात करें कि क्या हो सकता है प्रोसेस ऑफ EIA, तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की, देन इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन करते हैं। आफ्टर दैट स्क्रीनिंग के बाद IEEA रिव्यू, जब इसका रिव्यू होता है तो दो बातें आती है कि EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। कि दोनों हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो। अगर EIA रिक्वायर्ड है, देन स्कोपिंग के लिए भेजा जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, देन फुल स्केल EIA उसको इंपैक्ट, जो उसका पूरा कह सकते हैं कि ब्रॉड लेवल पे उसका क्या इंपैक्ट असेसमेंट हो सकता है, उसे स्टडी किया जाएगा। देन EIA अगेन उसका रिव्यू होगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिव्यू होगा उस स्टडी का। देन डिसीजन मेकिंग होगा, अगर EIA अप्रूव्ड हो जाता है और EIA अप्रूव्ड नहीं भी हो सकता है तो इवैल्यूएट होगा। अगर EIA सपोज कर लीजिए अप्रूव्ड हो गया, देन दिस प्रोजेक्ट जो है वो मॉनिटरिंग के लिए जाएगा और फाइनली उसका EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का ऑडिट और इवैल्यूएशन होगा। तो ये एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए। यह जो आपको प्रोसेस दिख रहा होगा कि पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर IEEA इनिशियल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन होगा, अगर वह अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको एसेस किया जाएगा,
फिर फुल स्केल स्टडी किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और अगर रिव्यू के बाद डिसीजन मेकिंग के लिए जाएगा, और अगर यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाता है तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर ऑडिट और इवैल्यूएशन होगा, तभी जाके किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का सही से असेसमेंट हो सकता है फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली हमारा इस सेशन में यही था कि आखिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इंडिया को न्यू इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट का क्यों जरूरत है, क्यों नए सिरे से इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्या क्या इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, अगर हमें अपने जितने भी ज्योग्राफिकल जोन है, इकोलॉजिकल फ्रैगाइल जोन है, उसे प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो इतने भी अभी इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है, अगर उसे मिटिगेट करना है, इसे कम करना है, तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी है। सो आई होप अब आपको इस सेशन में समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है EIA, कैसे हो सकता है, क्या क्या फ्लॉज थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।